नमस्कार विद्यार्थियों। हम मौर्य साम्राज्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और मौर्य साम्राज्य के इतिहास के अंतर्गत हम अशोक के अभिलेख पढ़ रहे थे। अशोक के अभिलेख के अंतर्गत जो उसके 14 प्रमुख शिलालेख हैं, हमने उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसी क्रम में अब देखेंगे हम अशोक के समय के जो है लघु शिलालेख है और उनकी जो है मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने में क्या उपादेयता है उसको भी हम समझेंगे। देखिए विद्यार्थी, जो लघु शिलालेख है उनकी जो संख्या है वो 2 है और उसकी 3 श्रेणियां हैं। 2 तो उसकी जो है प्रकार हैं और 3 उसकी श्रेणियां हैं, जिसके अंतर्गत जो 3 श्रेणियां हैं वो हैं उत्तर प्रतियां, दक्षिण प्रतियां और मास की प्रति। जो उत्तर प्रति है उसमें केवल लघु शिलालेख ही मिलता है और यह जो है निम्न स्थानों से प्राप्त हुआ है, जैसे कि सासाराम बिहार के अंतर्गत, पालकी गुंडू बैराठ है ये दक्षिण के अंतर्गत है, जो रूपनाथ है मध्य प्रदेश के आसपास है। और इसके अंतर्गत जो विद्यार्थियों हम आपको बता दें जो इम्पोर्टेंट है वो है मास्की का। मास्की का इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दक्षिण भारत के अंतर मिला है ये, और जो रायचूर जिला है कर्नाटका का उसके अंतर्गत हमें मास्की का अभिलेख मिला है। विद्यार्थियों, इसके अंदर खास बात यह है कि जो मास्की का अभिलेख है लघु शिलालेख है, जिसके अंतर्गत अशोक का नाम उल्लेख मिलता है और अशोक को देवानाम प्रियदर्शी यानी कि देवताओं का भी प्रिय राजा है, इस प्रकार की उपाधि दी है। विद्यार्थियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के कौन सा शिलालेख है या कौन से स्थान पे प्राप्त हुआ शिलालेख है जिसमें अशोक का नाम लिखा हुआ मिलता है, या देवानाम प्रियदर्शी जो है वह कौन सी जगह से प्राप्त जो है शिलालेख में नाम मिला है। तो इसलिए आप इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया है एग्ज़ाम के अंतर्गत और आपके भी जो अति लघुतरात्मक प्रश्न है उसके अंतर्गत पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं अशोक के समय की जो है स्तंभ लेख के बारे में हम बात करते हैं। इन स्तंभ लेखों की संख्या जो है 7 है और ये विभिन्न स्थानों पे मिले हैं। विद्यार्थियों, एक मिला है दिल्ली टोपरा के अंतर्गत, जो जिसे बाद में क्या था फिरोज शाह तुगलक है वो उसे लेकर के आ गया था और जो है अंबाला में जो है स्थित है ये दिल्ली के पास, वहाँ पर जो है दिल्ली टोपरा के नाम से फेमस है। तो जो पहला स्तंभ लेख है वो दिल्ली टोपरा के अंतर्गत मिला है और जो दूसरा है दिल्ली मेरठ के अंतर्गत मिला है, जिसे फिरोज शाह लेकर के आया था, जिसे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के अंतर्गत लाया था, पर मार्ग में ये कुछ टूट गया था, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अब इसके अंतर्गत हम बात करें कि इन स्तंभों पर जो है 7 है जो है लेख हैं वो उत्कीर्ण मिले हैं। इसके अलावा देखिए विद्यार्थी, इसको समझिए कि इन स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। अब आप इसे कंफ्यूज ना हो, इसे समझें कि ये स्तंभ लेख 7 है, यानी कि इसमें 7 प्रकार के राज्यादेश लिखे गए हैं और ये 6 विभिन्न स्थानों से मिले हैं। बात का कहने का मतलब ये है कि अगर स्तंभ लेखों के जो राज्यादेश है उनकी बात हम करें या जनादेश है उसकी हम बात करें, उनकी संख्या 7 है और वह भारत के 6 विभिन्न स्थानों में मिले हैं, जिसमें दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ है, उसके बारे में हमने जान लिया। इसके बाद हमें बात करते हैं तीसरा जो है वो हमें इलाहाबाद में मिला है, इलाहाबाद के कौशाम्बी क्षेत्र के अंतर्गत मिला है। चौथा है जो है लौरिया अर्राज में मिला है और ये बिहार के अंतर्गत स्थित है। इसके बाद लौरिया नंदन मिला है जो चंपारण जिले के अंतर्गत है, बिहार में स्थित है। इसके अलावा रामपुरवा जो है ये चंपारण जिले के अंतर्गत है। इन सभी जो है दिल्ली वाले स्तंभ के अलावा जो है सभी स्थानों पर जो है 6 लेख उपलब्ध हुए हैं। दिल्ली में 7 हैं, बाकी सभी स्थानों पर हमें 6 प्राप्त हुए हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं लघु स्तंभ लेख की। लघु स्तंभ लेखों के अंदर सारनाथ, सांची, इलाहाबाद जो है स्तंभ प्राप्त हुए हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य बौद्ध धर्म के अंतर्गत जो है उत्पन्न जो भेद हो गया था उसको रोकना था। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों स्मारकों के बारे में। तो पहला स्मारक जो था अभिलेख था जो रुमनदेही में मिला है और जो रुमनदेही है वो हमें बौद्ध भगवान बुद्ध है उसके जन्म को याद दिलाता है। दूसरा हमें मिला है निगाली स्तंभ लेख, और जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के निगलोवा नामक जो गांव है उसके तालाब के किनारे मिला है। ये जो लेख है इसमें नागमुनि जो है बुद्ध के स्तूप की याद दिलाता है।
उपयुक्त जितने भी हमने अभिलेख बताए हैं उनमें कुछ अभिलेख ऐसे हैं, दो उसके अलावा भी मुख्य हैं। एक तो है पहला कलकत्ता बेराट लेख है जो कि कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। दूसरा है रानी का अभिलेख जो कि इलाहाबाद के जो कौशाम्बी स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसमें अशोक की जो रानी है कारुआ की, उस रानी के द्वारा जो दिए गए दान है उसके बारे में उल्लेख मिलता है। विद्यार्थियों अब हम जो गुफा लेख हैं उसके बारे में बता दें कि अशोक एक सहिष्णु सम्राट था। वह सभी संप्रदायों के प्रति क्या था, लिबरल था। उसने सभी संप्रदायों को अपना जो है आश्रय प्रदान करा था। आजीविक संप्रदाय थे उनको भी उसने क्या बनाई, जो गुफाएं बना करके भेंट करी। इसके अलावा जो बराबर तथा नागार्जुन की जो गुफाएं हैं उसमें भी अशोक के जो लेख हैं वो उत्कीर्ण है। अशोक के जो दान है, भेंट है, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थियों हम बात कर रहे थे मौर्यकालीन जो सोर्सेज हैं, ऐतिहासिक सोर्सेज हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। और उसके अंतर्गत हम जो बात कर रहे थे अभिलेखीय सोर्सेज के बारे में, और अभिलेखीय सोर्सेज में हमने स्पेशल जो अशोक है उसके अभिलेखों के बारे में हमने अच्छे से जान लिया है। और ये सब जितने भी अभिलेख हैं वो मौर्यकालीन जो स्थिति है, चाहे हम उसे धार्मिक स्थिति कहें, चाहे राजनीतिक स्थिति कहें, चाहे आर्थिक स्थिति कहें, या तत्कालीन राजवंशों की जो स्थिति है, अशोक का धम्म कहें, अशोक की सहिष्णुता कहें, उसके बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो विद्यार्थियों इसका सेपरेट प्रश्न भी आ सकते हैं, छोटे छोटे, या बड़ा प्रश्न आ सकता है कि अशोक के अभिलेखों की चर्चा कीजिए, या मौर्य इतिहास को जानने के अंतर्गत अशोक जो है उसके अभिलेख है उनका क्या योगदान है समझाइए, मेजर प्रश्न के अंतर्गत। और अगर हम बात करें अशोक की महानता के बारे में तब भी हम अशोक के अभिलेख है, या मौर्यकालीन जब हम कला संस्कृति बात करेंगे विद्यार्थियों तब भी हमें अशोक के अभिलेखों के बारे में लिखना पड़ेगा। बिना अशोक के अभिलेखों के बिना अशोक का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता नहीं दिखाई देता है। या मौर्यकालीन जब हम सोर्सेज की बात करते हैं, अभिलेखीय सोर्सेज की बात करते हैं, तब भी अशोक के बारे में हमें अच्छे से डिटेल में हमें बताना पड़ेगा। छोटे प्रश्नों में हमने आपको बता दिया कि मास्की के अभिलेख कहाँ हैं, या किन्हीं दो स्तंभ लेखों का नाम बताइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि फिरोज शाह है वो कौन से लेकर के आए, या बिहार के अंतर्गत 3 स्तंभ मिले हैं चंपारण और उसके आसपास के क्षेत्र में। तो प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न दे दिया जैसे मास्की है, मास्की में उसके लघु स्तंभ लेख मिले हैं। प्रश्न आ सकते हैं उल्टा घुमा करके कि स्तंभ लेख कहाँ नहीं मिला है, लघु शिलालेख का नाम दे दिया है। इसके अलावा जो शिलालेख हैं 14 शिलालेख हैं जो 7 स्थान पे मिले हुए हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी मिल सकती है। तो विद्यार्थियों ये जो कंप्लीट हो गए हैं मौर्यकालीन जो है अभिलेखीय सोर्सेज हो गए जिसके बारे में हमने जान लिया है, विशेष रूप से जिसके अंतर्गत हैं अशोक के अभिलेख। अब हम बात करते हैं इसके अलावा अशोक के अभिलेख के अलावा एक अन्य जो अभिलेख है जो रुद्रदामन का जो गिरनार अभिलेख है उसके बारे में भी हमें जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, विशेष रूप से सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील उसके बारे में भी आपने 12th में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। और सुदर्शन झील पर कई प्रश्न बनते हैं। जब हम मौर्यकालीन कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे तब सुदर्शन झील पे जो बनने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है या अति लघुतरात्मक जो प्रश्न बन सकते हैं हम उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं जो मौर्यकालीन जो है साहित्यिक सोर्सेज हैं उनके बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं कि मौर्यकालीन जो साहित्यिक सोर्सेज हैं वो कौन से हैं। तो इसके अलावा जो बौद्ध ग्रंथ है उसके अंतर्गत दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान है, महाबोधि वंश है, महावंश है, आर्य मंजूश्री, मूल कल्प है। ये मौर्य काल की जो पर्याप्त जो इतिहास है उनके बारे में हमें जानकारी देते हैं। जैन ग्रंथों की हम बात करें तो भद्रबाहु का जो कल्प सूत्र है, हेमचंद्र का जो परिशिष्ट प्रवर्ण है, ये एक प्रमुख आधार देते हैं मौर्य साम्राज्य को जानकारी देने में। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर पुराणों का भी विशेष योगदान है। इसके अलावा विशाख दत्त की मुद्रा राक्षसम और कलहण की राजतरंगिणी है, ये भी मौर्य साम्राज्य के इतिहास में योगदान देती है। इसके अलावा सोमदेव की जो है कथा सरित सागर है तथा क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी है, इसमें भी हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी विस्तृत से मिलती है।
विद्यार्थियों, एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी हमने अभी तक चर्चा नहीं करी है, लेकिन मौर्य साम्राज्य के साहित्यिक सूत्रों में एक ही है जो 100 साहित्यों पर भारी है, वह है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए विद्यार्थियों, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और विद्यार्थी भी कई बार क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए मौर्यकालीन साहित्यिक सूत्र में मिलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखो विद्यार्थियों, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अर्थशास्त्र है किताब का नाम, लेकिन इससे विपरीत ये किताब का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन जानकारी मिलती है किसकी, राजनीति की और लोक प्रशासन की। तो विद्यार्थियों इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। किताब का नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन जानकारी मिलती है राजनीति की। जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मौर्य काल को जानने के लिए वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एकदम बिल्कुल महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह जो है संस्कृत गद्य और पद्य दोनों के अंतर्गत लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में किसी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं है विद्यार्थियों, लेकिन हम ये जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो मुख्य परामर्शदाता था, प्रधानमंत्री था, वह था कौटिल्य, जिसका नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त। इसके तीनों नाम विद्यार्थियों आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिनका नाम था चाणक्य, विष्णुगुप्त और जो है कौटिल्य, तीनों एक ही नाम है और ये अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र की तिथि के बारे में विद्वानों में जो है अलग अलग मतभेद हैं और अलग अलग जो है इतिहास है उसको जानने के लेकर के जो है प्रमाणिकता को लेकर के संदेह बनाया गया है। विदेशी सोर्सों के अंतर्गत हम बात करें तो मेगस्थनीज की जो इंडिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और मौर्यकालीन जो पुरातात्विक सूत्र की बात करें तो जो मृद भांड मिले हैं, पत्थर की मूर्तियाँ मिली हैं, अशोक की स्तंभ है, ये भी पुरातात्विक सोर्सेज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुद्राओं की अगर हम बात करें तो मौर्यकालीन जो रजत मुद्राएं हैं वो आहत तथा पंचमार्ग की मुद्राएं मिली हुई हैं, तो वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए मिलते हैं। विद्यार्थियों एक बात हम बता दें कि जो पंचमार्ग सिक्के हैं उस पर न तो किसी शासक का नाम मिलता है, न ही किसी प्रकार की तिथि अंकित होती है। इसमें केवल साइन ही बने हुए हैं, संकेत ही बने हुए हैं। इन संकेतों के अंतर्गत वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, पशु पक्षी आदि के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में लिखा गया है। और इन सिक्कों पर कोई लेख न होने के कारण इन्हें केवल प्रतीक चिन्हों के आधार पर ही अंदाज़ा लगाया जाता है। और ऐसे सिक्कों पर जो है मेरू है, चंद्र है, मयूर चिन्ह है आदि जो है चिन्ह है वो हमें मिले हुए हैं और ये माना जाता है कि मौर्य द्वारा ही ये चिन्ह हैं प्रचलित किए गए हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने समग्र रूप से मौर्यकालीन जो सोर्सेज हैं, चाहे वो साहित्यिक सोर्स है हो चाहे पुरातात्विक सोर्स है, उसके बारे में अब हमने जानकारी ले ली। अगले जो चैप्टर है उसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानेंगे।